तो हम लोग कल बात कर रहे थे, सेक्शन 3 इस पर बात शुरू हुई थी और कहता था विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, यह सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा और अन्य किसी का भी नहीं। यानी बिल्कुल क्लियर कहा उन्होंने कि केवल विवादित तथ्यों का साक्ष्य या सुसंगत तथ्यों का, अन्य किसी तथ्य का साक्ष्य नहीं। क्योंकि लोगों की आदत होती है समय बर्बाद करने की, वे अन्य तथ्यों का साक्ष्य देना शुरू करते हैं, जबकि दो ही तथ्यों का साक्ष्य यह किसी भी विचारण में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि विचारण में न्यायालय को किस निष्कर्ष पर आना है, न्यायालय को सिर्फ इतना निष्कर्ष निकालना है कि विवादित तथ्य अस्तित्व में थे या नहीं। विवादित तथ्य होते क्या है, ये तो उसने डेफिनेशन क्लास उसी में बताया था। देखिए डेफिनेशन क्लास में कहता विवादित तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य, ठीक है, जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है आता है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। यह हिंदी है, अंग्रेजी देखेंगे कहता है फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। ठीक है, तो आपका दो विशेषताएं फैक्ट इन डिस्प्यूट की उभर रही। एक पक्ष इसका असर्शन करे और दूसरा इसको डिनाई करे, यानी एक पक्ष इसका कथन करे और दूसरा प्रत्याख्यान, एक प्रख्यान करे एक दूसरा प्रत्याख्यान। प्रख्यान का असर्शन, एक पक्ष कहता है कि यह तथ्य अस्तित्व में है और दूसरा कहता है यह अस्तित्व में नहीं है। यह इसकी पहली विशेषता है फैक्ट इन डिस्प्यूट, और इसे समझने में कोई दिक्कत यह ही नहीं, क्योंकि यह तो सहज उन शब्दों से ही अभिव्यक्त है जो शब्द प्रयोग है। फैक्ट इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट शब्द अपने में ऐसी तथ्य स्थिति, ऐसी फैक्ट सिचुएशन उसे डिनोट करता है जिसमें एक पक्ष कुछ कहता है और दूसरा पक्ष कुछ कहता है। इसलिए चूंकि विवादित तथ्य ये इसका नाम है, फैक्ट इन डिस्प्यूट ये इसका नाम है, इसलिए डिस्प्यूट शब्द से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस तथ्य की एक विशेषता तो यही होगी कि एक पक्ष असर्शन करेगा, दूसरा डिनाई करेगा। एक पक्ष इसका प्रख्यान करेगा और दूसरा पक्ष इसका प्रत्याख्यान ये करेगा। तो एक विशेषता, इसे समझ लेने में कोई पहाड़ नहीं टूट रहा कि फैक्ट एंड डिस्प्यूट की एक विशेषता ये। हां, दूसरी विशेषता बस वही समझने लायक, जो डेफिनेशन है उससे जो दूसरी विशेषता उभर रही है कि फैक्ट एंड डिस्प्यूट एक ऐसा तथ्य है जो न सिर्फ एक पक्ष के द्वारा कथित किया जाता है और दूसरे पक्ष के द्वारा उसका विरोध होता है, बल्कि यह ऐसा तथ्य भी है जो अकेले साबित हो जाए या अन्य तथ्यों के साथ संयुक्त होकर, संसक्त होकर साबित हो जाए। या तो अकेले साबित हो जाए या अन्य तथ्यों के साथ, ठीक है, मिलकर साबित हो जाए। तो क्या करेगा, किसी न किसी अधिकार को उत्पन्न कर देगा, किसी न किसी दायित्व को उत्पन्न कर देगा, किसी न किसी निर्योग्यता को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, यह अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता इसे समाप्त कर देगा। यह अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता इसकी प्रकृति को बदल देगा, इसके नेचर को बदल देगा। ठीक है, और यह अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता इसके विस्तार को बढ़ा देगा या घटा देगा। ये इस नेचर का फैक्ट होता है, ये इस नेचर का तथ्य होता है। और तथ्य, इसकी डेफिनेशन हम लोग देख चुके, वस्तुओं का संबंध या, ठीक है, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है।
ठीक है, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। और वस्तु शब्द में केवल ऐसी चीजें आए जिनका आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ठीक है, ज्ञान कर सको, ऐसी स्थिति नहीं है। ये दृष्टांतों से स्पष्ट है। और आगे जो हम लोग सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे अमुक व्यक्ति की स्वास्थ्य की दशा ये है, अमुक व्यक्ति बीमार है, अमुक व्यक्ति स्वस्थ है, अमुक व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है, ये सारे एक तथ्य हैं। पेट में दर्द मानसिक दशा नहीं है, ठीक है। आदमी स्वस्थ है, ये मानसिक दशा नहीं है। भाई दो ही बातें तो तथ्य में कही कि वस्तुओं का संबंध, ठीक है, यह वस्तुओं की अवस्था, यह तथ्य है। और साथ ही साथ कोई मानसिक दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। तो व्यक्ति का बीमार होना, व्यक्ति का स्वस्थ होना, व्यक्ति की टांग टूटी होना, व्यक्ति की खोपड़ी फूटी होना, ये कम से कम मानसिक दशाएं ये नहीं है। भाई इनको मानसिक दशा तो कोई भी नहीं कहेगा। भाई मानसिक दशा तो इस दुनिया में कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। जो तुम गंजे हो ये बताइए मानसिक दशा है? भाई तुम्हारा गंजा होना ये मानसिक दशा तो नहीं है कम से कम, ये और कुछ भी हो। लेकिन ये तथ्य माना गया है कि व्यक्ति गंजा था, जो कातिल था वो गंजा था, जो कातिल था वो बिग लगाए था। तो फिर पहले तो इसे तथ्य की परिभाषा में यह आना चाहिए, तभी तो इसका साक्ष्य दे पाओगे, क्योंकि साक्ष्य का था तथ्यों का, ठीक है। तो चाहे वो विवादित तथ्यों का हो, चाहे सुसंगत तथ्यों का हो, लेकिन अल्टीमेटली जो साक्ष्य है वो तो तथ्यों का ही है। और जब तथ्यों का है तो ये कि व्यक्ति गंजा था, या विग लगाया था, या उसकी टांग टूटी थी, या उसका मुंह टूटा था, आना तो तथ्यों की परिभाषा में चाहिए। और तथ्य इसकी डेफिनेशन में सिर्फ दो ही बात है। मानसिक दशा जिसका भान दूसरे व्यक्ति को है, तो मानसिक दशा ये नहीं है। फिर ये क्या है? वस्तु, इसकी अवस्था। चलो सिर, इसे वस्तु माना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा, अब कहेंगे आप पेट ये भी वस्तु है, लेकिन दर्द तो वस्तु नहीं है, लेकिन ये भी मानसिक दशा, इसका मन से, ठीक है, या यूं कहें चलो दर्द इसका मन से संबंध है, लेकिन पेट में दर्द ये कंप्लीटली दोनों बातें मिलकर मानसिक दशा इस शब्द की परिधि से बाहर हो जाती है, ठीक है। तथ्य की डेफिनेशन देखें तो आपको स्पष्ट हो जाता है। वो तथ्य की डेफिनेशन में कहता है यह कि अमुक किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, यह एक तथ्य है। कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ठीक है, यह एक तथ्य है। अमुक आशय रखता है तो मानसिक दशा है, ठीक है। कपटपूर्वक काम कर रहा है मानसिक दशा है, लेकिन राय रखता है, शब्द बोले, ये तो तथ्य नहीं है। और आपको हमने कहा था कि आप बेर कैसे पढ़ेंगे? दृष्टांतों की सहायता से। बेर पढ़ने का जो तरीका है वो आपका अपना नहीं होगा, आपका ही नहीं, स्वयं न्यायालय भी इस बात के लिए अलाउड नहीं है कि वो दृष्टांतों के द्वारा बताए गए तरीके से अलग हटकर संविधि की कोई व्याख्या ये प्रस्तुत करे। हां, उस विषय पर कोई दृष्टांत दे ही नहीं रखा है तो भी निर्वचन के अपने सिद्धांत, तो भी संविधि का की मनमानी व्याख्या ये नहीं होगी। तो संविधि की व्याख्या न्यायालय को किसके उद्देशिका के अनुसार करनी पड़ेगी, मार्जिनल नोट के हिसाब से करनी पड़ेगी, एक्ट का जो नाम है उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्ट के माध्यम से जिस बुराई को खत्म करने का प्रयास किया गया, ठीक है, उस बुराई को ध्यान में रखकर
संविधि की व्याख्या ये करनी होगी। ये क्या है? लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, सजाति का नियम, ठीक है, रिष्टि का नियम, रूल ऑफ मिसचीफ, ठीक है, आपका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सारे नियम है, उनसे ही संविधि का अर्थान्वयन ये किया जाएगा। संविधि का इंटरप्रिटेशन, संविधि का कंस्ट्रक्शन ये किया जाएगा। आप आम लोगों की धारणा पर काम न करिए, क्योंकि आम लोगों की धारणा ठीक नहीं है। आम लोग इस धारणा पर काम करते हैं कि न्यायाधीश महोदय जो चाहे सो कर दें, न्यायाधीश महोदय ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कानून से अलाउड नहीं है। तो जब हम कानून देखते हैं तो तथ्य इसकी डेफिनेशन में है, ऐसी चीजें शामिल हैं जो अमूर्त हैं, और उन्हें क्या माना है? मानसिक दशा नहीं, वस्तु। तो वस्तुओं का संबंध, वस्तुओं की अवस्था, अमुक व्यक्ति की स्वास्थ्य की अमुक दशा है, ये क्या है? तथ्य है। और ये तथ्य विवाद में आ जाएगा, ठीक है ना, विवादित तथ्य ये बन जाएगा। यदि किसी कार्यवाही में, किसी वाद या कार्यवाही में एक पक्ष इसको कहे और दूसरा पक्ष इसको इनकार करे, और साथ ही साथ उस कार्यवाही या वाद में जिस अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता इसकी मांग की गई हो, उसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार इसी तथ्य के साबित होने पर निर्भर हो, ठीक है ना। तो यह तथ्य जैसे ही साबित होगा, यह अन्य तथ्यों के संसर्ग में आकर साबित होगा, वैसे ही क्या होगा? उस दायित्व, अधिकार, योग्यता, निर्योग्यता, उसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार जैसे ही तय हुआ, वैसे ही ये उत्पन्न आदि हो जाएगा। और ऐसी दशाओं में यह विवादक तथ्य कहलाएगा। विवादक तथ्य की दो विशेषताएं, दो स्पेशलिटी ये उभरी। ये एक ऐसा तथ्य है जिसका एक पक्ष कथन करता है, प्रख्यान करता है, दूसरा प्रत्याख्यान करता है, और दूसरा ये उस अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता या तो उसका अस्तित्व, ठीक है, उत्पन्न करता है, या उसे अनास्तित्ववान, यानी ठीक है ना, दायित्व को खत्म कर देता है, अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता इसको खत्म करता है, या इसकी प्रकृति में परिवर्तन लाता है, या इसके विस्तार में परिवर्तन ये लाता है। परिवर्तन मीनिंग देता है, या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। ये ऐसा तथ्य है, आप सामान्य भाषा में समझने का प्रयत्न करें। सामान्य भाषा यह है कि जब भी कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष चलता है, तो न्यायालय के समक्ष चलने वाले प्रत्येक मुकदमे में किसी न किसी अधिकार की मांग की जाती है, किसी न किसी दायित्व को उत्पन्न करने की मांग की जाती है, किसी न किसी निर्योग्यता इसको उत्पन्न करने की मांग की जाती है, या किसी न किसी योग्यता इसे उत्पन्न करने की, इसे घोषित करने की मांग की जाती है कि हम अमुक स्थिति के योग्य हैं। इसके अलावा न्यायालय के समक्ष चलने वाले किसी भी मुकदमे में यह नहीं हो सकता कि इन चार चीजों में से कोई एक चीज मांगी ना गई हो और मुकदमा हो, यह संभव ही नहीं है। आप दीवानी के मुकदमे ला रहे हैं तो आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं, घोषित कर दिया जाए हम अमुक संपत्ति के अधिकारी हैं, आप अधिकार की मांग कर रहे हैं, या आप किसी निर्योग्यता को किसी व्यक्ति में उत्पन्न किए जाने की मांग कर रहे हैं। घोषित कर दिया जाए दिवालिया है, और दिवालिया होने के कारण ये निर्योग्य है अमुक अधिकारों को धारित करने में,
ये उन व्यक्तियों के समान अधिकारों को धारण नहीं कर सकते जो दिवालिया नहीं है, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति। इसकी घोषणा की जाए, निर्योग्यता को उत्पन्न कर दिया जाए, ठीक है, या आप किसी योग्यता, इसके धारक होने की घोषणा ये न्यायालय से प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप डिक्लेरेटरी सूट ये फाइल करते हैं, घोषित कर दिया जाए कि अमुक परीक्षा में हम चयनित अभ्यर्थी हैं। मीनिंग देयर बाई आप क्या मांग रहे हो? घोषणा किसकी? अपने में एक विशेष प्रकार की योग्यता ये होने की कि हम अमुक पद को धारण करने के योग्य हैं, क्यों? हमने वो परीक्षा उत्तीर्ण की है। और या आप किसी दायित्व, आपराधिक मामलों में जो क्रिमिनल ट्रायल ये चल रहे हैं, इनमें अभियोजन दायित्व को उत्पन्न करने की मांग कर रहा है और बचाव पक्ष दायित्व को नकार रहा है, तो न्यायालय के समक्ष जितनी कार्यवाहियां चल रही हैं उनमें किसी न किसी अधिकार की मांग हो रही, किसी न किसी दायित्व की, किसी न किसी योग्यता की, किसी न किसी निर्योग्यता की, इसकी मांग हो रही है। मांग हो रही मीनिंग देयर बाय एक पक्ष कहता है इसे उत्पन्न किया जाए और दूसरा पक्ष कहता है ना ये उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यानी एक पक्ष यह मांग कर रहा है कि यह घोषित किया जाए कि अमुक विवादित तथ्यों के अस्तित्व में होने के कारण अमुक अधिकार, अमुक दायित्व, अमुक योग्यता, अमुक निर्योग्यता अस्तित्ववान है, अस्तित्ववान है। क्योंकि न्यायालय अगर आपको ठीक है दंडित कर रहा है, इसका मतलब दायित्व उत्पन्न कर रहा है, और किस आधार पर? पूर्व में आपके द्वारा जो कुछ किया गया, यानी दंड देकर न्यायालय सिर्फ यह घोषित कर रहा है कि आपने वो किया है जिसका कथन अभियोजन ने किया है। यही तो कर रहा है न्यायालय। तो इसका मतलब यह हुआ कि वे तथ्य जो अस्तित्व में हैं उनके आधार पर किसी अधिकार को अस्तित्व में लाने की प्रक्रिया का नाम ही आपराधिक वाद का चलना है, ठीक है। इसका मतलब जो अधिकार पूर्व से अस्तित्व में है वो अधिकार अस्तित्ववान है, इसको घोषित करने की प्रक्रिया का नाम ही सिविल वाद है, और हमेशा वादी को सफलता प्राप्त होगी, यानी वो अधिकार अस्तित्व में है, ठीक है, ये घोषित हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब मुकदमा क्या है? अधिकार, दायित्व, योग्यता, निर्योग्यता, इसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया, यही तो मुकदमा है। फिर मुकदमा क्या हुआ? मुकदमा यही तो हुआ कि किसी अधिकार, दायित्व, अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित कर देने की प्रक्रिया, अस्तित्व को निर्धारित कर देने की प्रक्रिया अर्थात अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया। अब कई बार आप ये कहोगे कि हम मालिक हैं। मालिक तो आप नहीं हो, लेकिन बंधकदार हो, ठीक है ना। इसके मतलब जो अधिकार आप मांग रहे हो उसका विस्तार स्वामित्व तक तो नहीं है, लेकिन बंधकदार तक है। इसका मतलब यह हुआ कि मुकदमे, या आप हत्या के नहीं लेकिन आपराधिक मानववध के दोषी हो, हत्या के तो नहीं हो लेकिन आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है उसके दोषी हो। इसका मतलब मुकदमा अधिकार, दायित्व, योग्यता और निर्योग्यता, इनके विस्तार को निर्धारित करने की प्रक्रिया यह भी है, न सिर्फ अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया का नाम यह मुकदमा है, बल्कि अधिकार, अस्तित्व, अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता, इसके विस्तार को निर्धारित कर देने की प्रक्रिया का नाम भी क्या है? मुकदमा। इसके अलावा आपने ऐसा अपराध तो नहीं किया जो मृत्युदंड से दंडनीय हो, लेकिन ऐसा किया है जो आजीवन कारावास से दंडनीय है। मृत्यु
ठीक है, मृत्युदंड यह भी दायित्व है, और आजीवन कारावास यह भी दायित्व है। ठीक है, तो जो विचारण की प्रक्रिया है मुकदमों के, यह न सिर्फ अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता के अस्तित्व और अनस्तित्व को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, बल्कि उनके विस्तार को निर्धारित करने की प्रक्रिया भी है, और उनकी प्रकृति उसे निर्धारित करने की प्रक्रिया यह भी है। ठीक है, क्योंकि नेचर दोनों दंडों का भिन्न है। एक में आपके प्राण ये जाएंगे, और एक में आपका फिजिकल कंफर्ट ये जाएगा। अगर आप सिर्फ जुर्माने, ठीक है, जिसके लिए दिए जा सकते हैं दंड के रूप में, उससे दंड नहीं हो। अब तो कम्युनिटी सर्विस ये भी दंड आ गया है। आप लोग तो इस बात के साक्षी की कम्युनिटी सर्विस होना चाहिए दंड के रूप में, हम तो बरसों से कहते चले आ रहे हैं, हम तो बरसों से ये बात कहते आए हैं कि आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पर 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए जुर्माना किसी काम को करने के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि आप वो अदा ही नहीं करते हैं, इसलिए पैसे का दर्द आपको नहीं है। निर्णय प्रभावकारी बनेगा, दंड प्रभावकारी बनेगा, अर्थात आपको ठीक है, संबंधित बुराई से दूर रखने में समर्थ होगा। यदि आपसे झाड़ू लगवाई जाए नाली में, यानी कम्युनिटी सर्विस कराई जाए, ये हम तो बरसों से कहते चले आए, और मेरी बरसों की मांग अब पूरी हुई है 2024 में, वो भी 1 जुलाई 2024 से पूरी होगी, अभी तो पूरी भी नहीं है, लेकिन अब कम्युनिटी सर्विस आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑस्टिन की भाषा में दंड कैसा होना चाहिए? प्रभावकारी। प्रभावकारी मीनिंग देयर बाय वो इस तरह का होना चाहिए कि उस दंड को देकर आपको जिस बुराई से रोकने का प्रयत्न किया गया है, उस बुराई से वाकई आप रुके, तब तो दंड प्रभावकारी है, अन्यथा दंड प्रभावकारी है ही नहीं। हालांकि दंड की प्रभावकारिता, इसका संबंध आपकी बेशर्मी से भी है। हम कितना प्रभावकारी दंड देते, तुमने ही किया, कपड़े झाड़े हो खड़े, तो हम क्या कर लेंगे आपका, और क्या कर लेंगे विधायी का? ठीक है, तो दंड की प्रभावकारिता का संबंध व्यक्ति की बेशर्मी से भी है। इसे ऑस्टिन नहीं देख पाए, इसे हमने देखा। ऑस्टिन इसे देखने में असमर्थ रहे कि प्रभावकारिता का संबंध व्यक्ति की बेशर्मी से भी है। तुम ये बताना एलएलएम की क्लास में, ठीक है, कि ऑस्टिन सर्वथा सही नहीं है कि वो बता रहे सब दंड की प्रभावकारिता, ठीक है, इसका संबंध अपराध में कमी इससे है, नहीं है। आदमी बेशर्म है, कितना भी कुटाए ले, उसे कितना कूटो, उसको कोई फर्क ही नहीं, क्या कर लो तुम बार बार दंड दो, फिर वो वही करेगा। लेकिन सामान्य जन ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। तो न्यायालय के समक्ष जितने मुकदमे चल रहे हैं, उन सभी में किसी न किसी अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता, इसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार, इसी का प्रश्न विवादग्रस्त है। और एक व्यक्ति यह कह रहा है कि इस अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता को अपने संपूर्ण प्रभाव में उत्पन्न होना चाहिए, और दूसरा कहता है कि या तो उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए, और या होना चाहिए तो उस विस्तार तक उत्पन्न नहीं होना चाहिए जिस विस्तार तक ये बताते हैं, या जिस प्रकृति के अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता को उत्पन्न करना ये ठीक है मांग करते हैं, जिसकी वैसा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यही प्रश्न हर वाद्य कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष है। और इस अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता का, ठीक है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार कुछ तथ्यों के अस्तित्व में होने पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन से तथ्यों का? आप कहते हो कि व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, तो जरूरी है उसने हत्या की हो, तभी मृत्युदंड के रूप में उसे, ठीक है, एक दंड ये दिया जा सकता है।
अन्यथा नहीं दिया जा सकता। यानी आप मांग कर रहे हो कि उसे मृत्युदंड दिया जाए, ठीक है, तो मृत्युदंड उसे दिया जाए, इसके लिए यानी मृत्युदंड के रूप में दायित्व को उत्पन्न किया जाए, इसके लिए आपको साबित करना होगा। साबित करने की प्रक्रिया क्या होगी, आगे एविडेंस एक्ट में जब हम प्रवेश करेंगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको साबित करना होगा कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या की है, और हत्या किन तथ्यों के समूह को कहते हैं, ठीक है। वे तथ्य कहां प्रावधानित है, धारा 300 पुरानी आईपीसी। यानी आपको साबित करना होगा कि न सिर्फ उसने किसी की मृत्यु कारित की है, बल्कि मृत्यु ऐसे काम के माध्यम से कारित की है जिस काम से वह उसकी मृत्यु कारित करने का आशय यही रखता था। यह आपको साबित करना पड़ेगा। आप कोई काम करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट जीवन के भाग, आप कार से कहीं जा रहे थे, कोई पिल गया, बीच में मर गया, आपकी कोई गलती नहीं। जब वो पिल ही जाएंगे तो पिलपिला जाएंगे ही, चाहे भाई पिलने का स्वाभाविक परिणाम यही है। वो पिल गए, पिलपिला गए, तुम फ्री में जेल में पिल गए, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि आपकी कोई गलती नहीं है। अब एक कह रहा है कि आपको कत्ल का दोषी माना जाए, कैसे मान लिया जाए? मृत्यु कारित करना यह कत्ल नहीं है। मृत्यु कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करना यह कत्ल को जन्म देता है। आपने किसी पर गोली चलाई, मार डालना, ठीक है, यह आपका आशय था, ठीक है, तो आप हत्या के दो, आपने गोली चलाई, आप उसे जन्नत नशी कर देना चाहते थे, क्योंकि आपको पता था माह रमजान चल रहा है, ठीक है, तो साहब जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, तो आप पागल हैं। अब भी आप जो है, आप धारा 84 का लाभ पाने, लेकिन नहीं है 84 का लाभ पाने लायक, पुरानी आईपीसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि 84 ये कहती है कि कार्य किए जाने के समय आपको कार्य की प्रकृति और कार्य का दोषपूर्ण होना दोनों ज्ञात नहीं होने चाहिए। आप ये तो मान रहे हैं कि ना माह रमजान चल रहा है, तो इन्हें हम जन्नत नशी करने के लिए इन्हें मार डालना जरूरी है, इसका मतलब कार्य की प्रकृति तो जानते हैं। जब कार्य की प्रकृति जानते हैं तो मैकनॉटन लॉज के मुताबिक आप में, ठीक है, विधिक उन्मत्तता नहीं है, भले ही चिकित्सीय उन्मत्तता मौजूद है, और आप जेल के अधिकारी हैं। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस ढंग की बात कि आप साशय किसी का कत्ल करें, जैसे आपकी किताबों में है कि उसने गर्दन काट दी, और किस लिए कि ये उठ के जब अपनी गर्दन को ढूंढेगा तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति विधिक रूप से उन्मत्त है, अब इसने साशय ये काम किया है, लेकिन इसके बाद भी हत्या का दोषी नहीं है, ठीक है। तो आशय, किस आशय से आपने संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की, ठीक है, ये क्या है, ये विवादित तथ्य है। क्यों? क्योंकि अगर आशय साबित हुआ तो आप पर दायित्व उत्पन्न होगा, और आशय ना साबित हुआ तो दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। आशय साबित नहीं हुआ, ज्ञान साबित हो गया, तो दायित्व की, ठीक है, दायित्व के विस्तार में कमी है। यह भी हो सकता आप 304 पार्ट 2 में दंडित हो जाओ, पुरानी आईपीसी, और 304 पार्ट 2 में अगर दंडित हुए पुरानी आईपीसी के मुताबिक, तो हो सकता है खाली जुर्माना इसी पर छोड़ जाओ, और नहीं तो मैक्सिमम 10 ईयर यही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका विस्तार में कमी ये हो रही है, इसलिए यहां आशय क्या बना, विवादित तथ्य, विवादित तथ्य, क्योंकि इस तथ्य में दोनों विशेषताएं शामिल हो गई आकर,
इसका कथन एक पक्ष कर रहा है, दूसरा उसे नकार रहा है, और ये ऐसा तथ्य बन गया जिसके साबित होने पर क्या हो रहा है, प्रश्नगत वाद या कार्यवाही, जिसमें इस तथ्य के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व का प्रश्न उठा है, उसमें ये अगर अकेले ही साबित हो जाए या अन्य तथ्यों के संसर्ग में आकर साबित हो जाए, तो उस अधिकार दायित्व योग्यता अथवा निर्योग्यता उसे अवश्य उत्पन्न कर देगा या उसे अवश्य खत्म कर देगा। अस्तित्व अथवा अनस्तित्व दोनों में से एक चीज ये तो निर्धारित हो ही जाएगी, या उसकी प्रकृति या विस्तार, उस पर ठीक है फर्क ये आएगा। इसलिए आशय इस कार्यवाही में क्या हुआ, विवादित तथ्य, फैक्ट इन डिस्प्यूट। ठीक है, फैक्ट इन डिस्प्यूट, इसकी दो विशेषताएं ये सामने आती हैं कि एक ऐसा तथ्य है जिसका एक पक्ष कथन करता है, दूसरा पक्ष उसका प्रत्याख्यान करता है, एक प्रख्यान करता है, दूसरा प्रत्याख्यान करता है, और यह तथ्य इस प्रकृति का होता है कि अगर अकेले या अन्य तथ्यों के संसर्ग में आकर यह साबित हो जाए, साबित शब्द हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक सामान्य प्रज्ञा के आदमी को जब दिए गए साक्ष्य के आधार पर इस अनुमान पर काम करना चाहिए कि या तो अमुक तथ्यों का अस्तित्व है या अमुक तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा। ठीक है, तो तथ्य साबित माने जाएंगे, यह स्थिति नहीं है ना साबित माने जाएंगे। ठीक है, तो जब यह स्थिति आ जाए कि कोई तथ्य अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में आकर साबित होने की दिशा में किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति अथवा विस्तार को उत्पन्न करने लगे, तो उस तथ्य को जो ऐसा करता है उसे ही विवादित तथ्य ये कहा जाता है। यही फैक्ट इन डिस्प्यूट है। आपको बहुत सारे दृष्टांत उसने दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि खाकी हत्या का अभियुक्त है, खाकी हत्या का अभियुक्त है। खाकी हत्या का अभियुक्त है, इसका मतलब खाकी हत्या के लिए कापर दायित्व उत्पन्न करने के लिए मुकदमा चल रहा है। हमने कहा ना कि अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो थर्ड डायमेंशन चीजों की देखते हैं। ये आम आदमी ये कौन होता है, और अधिवक्ता इमली आदमी क्यों समझे जाते हैं, ये नहीं। ठीक है, वो विद्वान क्यों माने जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आम बेवकूफी का प्रतीक है, फिर तो मतलब इसका मतलब ये, ठीक है, क्योंकि आम आदमी, ठीक है, तो आम आदमी की बुद्धि का विस्तार उतना नहीं मानते। ठीक है, आम खाने वाले आदमी की बुद्धि का विस्तार उतना नहीं मानते, ऐसा मत समझ लीजिएगा क्योंकि आप खुद आम आदमी है। ठीक है, ऐसा मान सकते। तो आम आदमी ये आम क्यों है, इसलिए क्योंकि ये चीजों के सिर्फ दो पक्ष देखता है, ये थर्ड डायमेंशन नहीं देखता, जबकि चीजों में एक थर्ड डायमेंशन भी है, और ये हमेशा से थी, क्योंकि जो आज खोजी गई है वो चीज आज उत्पन्न हुई है नहीं, वो हमेशा से थी, आपकी जानकारी में नहीं थी। ठीक है, तो एक 3D पिक्चर तो बहुत समय पहले बनी थी, एक थर्ड डायमेंशन चीजों में है। वो थर्ड डायमेंशन आप देखने में समर्थ हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो थर्ड डायमेंशन है, और अधिवक्ता उस थर्ड डायमेंशन को ही देखता है। अगर यहां लिखा है कि खाकी हत्या का अभियुक्त है, इसका मतलब यहां यह भी लिखा है कि खाकी हत्या का अभियोग कापर जिस मुकदमे में लगाया गया है वो मुकदमा, ठीक है, खापर दायित्व को उत्पन्न करने के लिए चलाया जा रहा है। यानी मुकदमा जो चल रहा है खापर काकी हत्या के लिए, ठीक है, वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम पर से खापर संबंधित हत्या के लिए दायित्व उत्पन्न करने का प्रयत्न यह हो रहा है। यह भी यहां लिखा है, इसका अर्थ यह भी निकलेगा। ठीक है, और यही थर्ड डायमेंशन है जिसको देखने में कानून के लोग समर्थ माने जाते हैं। ये माने शब्द पर हमारा इसलिए जोर है क्योंकि हम लोग भी कानूनी के लोग माने जाएंगे, और हम लोग कैसे हैं
ये अपने अपने मनों से पूछ लो। ठीक है, तो फिर हमारे नाम के आगे जो विद्वान लगा है, इसके औचित्य को सिद्ध करने का दायित्व तो ये भी हमारे ही कंधों पर है। और हम सपूत तभी कहलाएंगे जब हम क्या करें, उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करें जो विद्वान कहे जाने के कारण, ठीक है, उसे सत्य सिद्ध करने का के भार के रूप में हम पर आ गई है। ठीक है, तो विद्वता हमें हासिल जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जो सैद्धांतिक रूप से अधिवक्ताओं को विद्वान माना गया या लायर्स को विद्वान माना गया, विद्वान न्यायालय ये कहा गया, तो इस सिद्धांत की सत्यता को साबित करने का भार यह भी हम ही पर है। इस सिद्धांत की सत्यता को अवश्य साबित करना चाहिए। तो अधिवक्ता या कानून से जुड़े लोग विद्वान कहे इसीलिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे चीजों में थर्ड डायमेंशन देखते हैं। यहां कहता है खा की हत्या का अभियुक्त है, इसका मतलब एक प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है जिसके माध्यम से का के ऊपर खा की हत्या के अभियोग से उत्पन्न दायित्व को उत्पन्न करने का प्रयत्न चल रहा है। कहता खा की हत्या का अभियुक्त, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हो सकते हैं, विवाद्य हो सकते हैं। यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की, पहला तथ्य तो यही विवाद्य होगा। उस कार्यवाही के परिणाम स्वरूप का मर गया, यह एक अलग बात है। परिणाम स्वरूप यह तो नहीं कहना चाहिए, उस कार्यवाही के दौरान का मर गया, यह एक अलग बात है। उस कार्यवाही के दौरान मर गया। ठीक है, क्यों मर गया? क्योंकि ठीक है, उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका ज्ञान का को नहीं था, उसे पता नहीं था। उसने सिर्फ उसे पीटने के लिए पीटा। अगर जानकारी आ जाएगी तब तो मामला बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि अमुक व्यक्ति अमुक बीमारी से ग्रसित है। उसने सिर्फ उसे पीटने के लिए पीटा, लेकिन उस कार्रवाई में मर गया। तो उसने उसकी मृत्यु कारित की नहीं, दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई उस कार्रवाई के दौरान। इसलिए वो पीटने का दोषी है, न कि हत्या का। तो अगर अभियोग लगाया गया तो उसमें पहला तथ्य तो यही विवाद्य हो जाएगा कि क्या उसने उसकी मृत्यु कारित की। अच्छा, वो ये भी कह सकता हम तो अपने घर पे थे, हमने क्या कारित नहीं कि कुछ नहीं किया, ये भी कह सकता है। और ये कहेगा तो आप पर भार होगा, आप साबित करो उसने उसकी मृत्यु कारित की। अच्छा चलो, ये भी आपने साबित कर दिया उसने उसकी मृत्यु कारित की, अभी भी वो हत्या का दोषी कहा, ये तो साबित हो उसने साशे उसकी मृत्यु कारित की, ये भी तो साबित हो। ठीक है, कहता यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। जब तक यह साबित नहीं होगा तभी हत्या उसने की, ये नहीं माना जाएगा। यानी यह भी फैक्ट इन डिस्प्यूट है, क्यों इसके अस्तित्व अथवा अनस्तित्व पर उसके दायित्व का उत्पन्न होना या उत्पन्न न होना यह निर्भर करता है। फिर यह साबित हो गया कि साशय कारित थी, लेकिन उसने उसे प्रकोपन दिया था। अब फिर मामला हत्या की कोर्ट से बाहर हो गया। ठीक है, हत्या के पहले एक्सेप्शन उसमें आ गया, लेकिन प्रकोपन उन स्थितियों में दिया गया था जो नीचे 4 स्थितियां, लेकिन फिर मामला हत्या में पहुंच गया। ठीक है ना, क्योंकि सडन प्रोवोकेशन सिर्फ यही हत्या की कोर्ट से बाहर नहीं कर देगा। सडन प्रोवोकेशन के साथ है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से क्षुब्ध होकर उन्होंने वो प्रकोपित ना हुए हों, वो लोक सेवक के विधिपूर्ण काम कर रहा हो उससे वो प्रकोपित हुए हों, स्वतः प्रकोपित हों, आदि आदि। ठीक है, जिसने प्रकोपन दिया उसी की मृत्यु कारित किया, नहीं कि बच्चा वाला इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें फिर भी हैं। तो प्रकोपन अगर उस ढंग का जैसा 300 के एक्सेप्शन में दिया है वो साबित हुआ तो दायित्व के विस्तार में कमी आ जाएगी, क्योंकि फिर वो हत्या की कोर्ट में न आने वाला मानववध बन जाएगा। और फिर कहां, या तो 304(1) या 305(4) पार्ट 2 पुरानी आईपीसी। ठीक है ना, तो प्रकोपन ये भी फैक्ट इन डिस्प्यूट है।
क्यों? इससे विस्तार में कमी या बढ़ोतरी ये हो रही है। ठीक है। और चौथा कहता है कि चित्त विकृति के कारण वो कार्य की प्रकृति को समझने में और कार्य का दोषपूर्ण होना यह समझने में असमर्थ था, इससे तो अनस्तित्व हो जाएगा दायित्व का। तो यह भी विवादक तथ्य है। उसने दृष्टांत देकर बताया कि कौन से तथ्य किसी कार्रवाई, हालांकि दृष्टांत उसने क्रिमिनल का दिया, लेकिन एविडेंस एक्ट दोनों कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो इसलिए आप ये समझ लेंगे कि अगर कोई सिविल वाद भी चल रहा है जिसमें किसी अधिकार, योग्यता या निर्योग्यता को उत्पन्न करने की मांग यह हुई है, तो भी कुछ तथ्यों को साबित या ना साबित ये करना ही होगा। और जब आप उन तथ्यों को साबित और ना साबित करेंगे जिनके आधार पर प्रश्नगत कार्यवाही में अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता, उसका अस्तित्व अथवा अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार ये निर्भर करता होगा, तभी ठीक है आपने उस अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता को प्राप्त करना है जिसकी मांग आप उस वाद या कार्यवाही में कर रहे होंगे। ठीक है ना? क्योंकि न्यायालय के समक्ष चलने वाली प्रत्येक वाद या कार्यवाही इसी प्रकार चलती है। तो फैक्ट इन डिस्प्यूट, ठीक है, ये दो प्रकार की विशेषताओं को स्वयं में अंतर्निहित करने वाला तथ्य है। एक विशेषता इसकी कि एक पक्ष प्रख्यान करेगा, दूसरा प्रत्याख्यान, और दूसरी विशेषता इसकी कि अकेले साबित हो जाए या अन्य तथ्यों के साथ साबित हो जाए। जैसे यह साबित हुआ कि उसने मारा, लेकिन प्रकोपन में। अब प्रकोपन दूसरे तथ्यों के साथ साबित हो गया तो विस्तार में कमी आ गई, फट से मारा तो, लेकिन प्रकोपन में। और प्रकोपन उस ढंग का था जो हत्या के दायित्व से व्यक्ति को बचा देता है, क्योंकि हर प्रकार का प्रकोपन हत्या के दायित्व से आपको बाहर कर देगा, यह भी नहीं। ठीक है। अब मारा, प्रकोपन में मारा, लेकिन प्रकोपन उस कोटि का नहीं था जो हत्या के दायित्व से आपको बाहर कर देता। तो एक और तथ्य आ गया, वो भी इससे संसक्त होकर साबित हो जाए तो फिर दायित्व तो उतना ही हो गया, फिर विस्तार में परिवर्तन यह हो गया। ठीक है ना? तो विवादक तथ्य इन सारे तथ्यों को कहा जाता है। दीवानी कार्यवाही स्पष्टीकरण कह रहा है, जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य है। ठीक है, यही पूछा जाएगा आपसे जो स्पष्टीकरण में आया है। और देखिए स्पष्टीकरण किसका है? धारा का। तो वॉट एवर एक्सप्लेनेशन you are going to give, वो अगर धारा से नहीं निकल रहा है तो वो स्पष्टीकरण आपका होगा, धारा का नहीं है, क्योंकि धारा का स्पष्टीकरण धारा से निकलना चाहिए। ठीक है। और धारा क्या कहती? धारा कहती कि विवादित तथ्य ऐसा तथ्य है जिसका एक प्रख्यान करेगा, दूसरा प्रत्याख्यान, और जिसके साबित होने से अकेले या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, ठीक है, संपर्क में आके अगर साबित हो जाए तो अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता, इसका अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार ये निर्धारित होगी। तो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से अगर किसी विवादित तथ्य का अभिलेखन यह कर दिया जाए तो स्वयं उसका प्रख्यान और प्रत्याख्यान ये किसी भी पक्षकार के द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है। हां, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से जिस विवादित तथ्य का अभिलेखन किया जाता है उसके उत्तर में जो कुछ कहा जाता है उसका प्रख्यान अथवा प्रत्याख्यान ये पक्षों के द्वारा किया जाता है। और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से जिस विवादित तथ्य का अभिलेखन किया जाता है उसके साबित होने से किसी अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता
इसकी उत्पत्ति यानी अस्तित्व अथवा अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार, यह भी निर्धारित नहीं होता। हां, इसके उत्तर में जो कुछ कहा जाता है पक्षकारों के द्वारा, ठीक है, उसके साबित होने पर कि उस अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता का अस्तित्व अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार अवश्य प्रभावित होता है, जिसकी मांग उस वाद या कार्यवाही में की गई होती है। उदाहरण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता विवादित तथ्यों के अभिलेखन की प्रक्रिया प्रावधानित कहां करती? आदेश 14। आदेश 14 विवादकों का स्थिरीकरण, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। आर्डर 14 यह बताता है कि कैसे करेगा। आदेश 14 में विवादकों का स्थिरीकरण है, नाम ही है विवादकों का स्थिरीकरण, यानी दोनों पक्ष जहां पर विवाद में हैं उन इश्यूज को अभिलिखित कर देना। आप कहते हैं ये मकान मेरा है और हम कहते हैं मेरा है, ठीक है, तो मुकदमा तो हम दायर करेंगे या आप दायर करोगे, जो भी दायर करेगा, दोनों का दावा यह होगा कि मकान मेरा है। इसे घोषित कर दिया जाए। न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से जब इस मुकदमे में विवादग्रस्त, ठीक है, विवादक का स्थिरीकरण करेगा आदेश 14 में प्रावधानित प्रक्रिया से, तो वो इश्यू क्या होगा? क्या प्रश्नगत मकान जिसकी सीमाएं ये हैं और जो यहां स्थित है, ठीक है, इस मुकदमे के बाद ही सच एंड सच इनका है, ये प्रश्न बनेगा, ये विवादित का स्थिरीकरण होगा, इनका है, इससे नहीं। अब इसके उत्तर में जो कहा जाएगा हां या ना, हां इनका है एक उत्तर, और ये हां किससे आएगा? जब साक्ष्य देंगे दोनों पक्ष, विवादकों पर साक्ष्य देंगे ना, और दोनों पक्ष देंगे, हम भी देंगे आप भी दोगे, उस साक्ष्य से तय होगा कि हां इनका है, यह उस साक्ष्य से तय होगा ना इनका नहीं है। तो विवादक जो स्थिर हुआ सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से, उसके उत्तर में जो कुछ कहा गया, इस प्रश्नगत वाद में जिस अधिकार की मांग हुई उसका अस्तित्व अनस्तित्व, प्रकृति अथवा विस्तार, यह तो उस उत्तर पर निर्भर कर रहा है, न कि इस विवादक पर जिसका स्थिरीकरण सीपीसी द्वारा प्रावधानित प्रकार से हुआ, उस पर तो निर्भर नहीं कर रहा। इसके मतलब विवादक तथ्य की जो डेफिनेशन है वो तो उत्तर पर सही ये बैठ रही। साक्ष्य से यह दर्शित हुआ कि भाई वादी स्वामी नहीं है, बंधकदार है, यानी विस्तार में कमी या विस्तार में बढ़ो, ठीक है, यह स्थिति निकल कर आ रही। तो स्पष्टीकरण धारा का है, और जब धारा के स्पष्टीकरण के हिसाब से स्पष्टीकरण को पढ़ते हैं तो धारा जो कुछ कहती है उसके मुताबिक काम हम करेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण तो धारा का है, और धारा के हिसाब से जब हम काम करना शुरू करेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से जिस विवादक की रचना होगी उसके उत्तर में जो कुछ कहा जाएगा, और कहेगा कौन? न्यायालय। कैसे कहेगा? दोनों पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर। तो उसके उत्तर में जो कुछ कहा जाएगा वो विवादक बिंदु होगा, वो फैक्ट इन डिस्प्यूट होगा, इन फैक्ट। इसीलिए स्पष्टीकरण के माध्यम से, क्योंकि बात को स्पष्ट करना जरूरी था, इसलिए स्पष्ट कर दिया गया, कानून को सरल और सुगम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पष्टीकरण न भी हो तो भी विवादक बिंदु की जो परिभाषा है, ठीक है, फैक्ट इन डिस्प्यूट की जो परिभाषा है वो क्या करेगी? वो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से जिस विवादक की रचना होगी उसके उत्तर में जो कुछ कहा जाएगा उसी को फैक्ट इन डिस्प्यूट होना निर्धारित करेगी, ठीक है। तो ये फैक्ट इन डिस्प्यूट। अब धारा 3 जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की, कहता है तो विवादक तथ्य का साक्ष्य आप देंगे और या सुसंगत तथ्य का।
विवादक तथ्य आपने देख लिया, सुसंगत नहीं देखा। कौन से तथ्य सुसंगत है? ठीक है, सुसंगत ये आगे उन्होंने डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा सुसंगत एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब आप तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे से संसक्त है, संसक्त यानी कनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ है। इन्हीं तथ्यों की सुसंगति विवादक तथ्यों से उनके संबंध पर निर्भर करती है। ठीक है, सुसंगत तथ्य कौन सा है? जो विवादक तथ्य से जुड़ा है। और जुड़ने का प्रकार क्या है? जुड़ने का प्रकार वो है जो इस एविडेंस एक्ट में एतस्मिन पश्चात उपबंधित किया गया। एतस्मिन पश्चात इसके बाद, इसका अर्थ यह है। हालांकि होता क्या है ना, जैसे आप लोग कहते हैं हमें हिंदी में बोल रहे थे इसलिए नहीं समझ में आया आपको, इसलिए नहीं, आपको अंग्रेजी में भी कुछ नहीं, हियर इन आफ्टर। ठीक है, आगे कहता है फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, क्या समझ में आ गया? समस्या हिंदी अंग्रेजी नहीं है, आपकी समझ में यही नहीं है समस्या क्या है। समस्या तो कॉन्सेप्शन है, समस्या तो संकल्पना है। कॉन्सेप्शन क्या है, इस पर बस बात अब शुरू ही होगी, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस हम शुरू करेंगे। तो कॉन्सेप्शन कहते किसको है? इसका भी कोई कॉन्सेप्शन आप में नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्शन किस बात, किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, लेकिन वो जिस चिड़िया का नाम है वो आप में नहीं है, तो समझ में इसीलिए नहीं आ रहा। भाषा समस्या ही नहीं है। ठीक है, अरे वो भाषा समझ में नहीं आएगी जो बचपन से समझते आए, तो फिर कौन सी भाषा समझ में आएगी? समस्या कॉन्सेप्शन है। ठीक है, कहता है एतस्मिन पश्चात, एतस्मिन पश्चात इसका मतलब इसके बाद संबंधों का जो प्रकार बताया गया है, संबंधों के उस प्रकार से जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से कनेक्टेड हो जाता है, संसक्त हो जाता है, तब वो सुसंगत कहलाता है। और कानून की एक और बड़ी दिक्कत है, अगर ये आपको आ जाता है तो आपको गुस्सा ज्यादा आती है। जैसे हम कचहरी में होते हैं, वो कतई रिलीवेंट नहीं है, वो तुम्हारी नजर में रिलीवेंट है, वो बताएंगे ये तो रिलीवेंट है। अब उन्हें रिलीवेंसी तो मालूम ही नहीं है कि रिलीवेंट कहते किसको है। रिलीवेंट एक तथ्य को कहा जाएगा जब वह एतस्मिन पश्चात उपबंधित प्रकार से दूसरे तथ्य से संबंधित हो जाए। और ये दूसरा तथ्य कौन सा है? फैक्ट इन डिस्प्यूट। क्योंकि फैक्ट इन डिस्प्यूट के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व इसी को निर्धारित करना है, इसकी प्रकृति अथवा विस्तार इसी को निर्धारित करना है। इसलिए जब एक तथ्य फैक्ट इन डिस्प्यूट से संबंधों के उस प्रकार से संबंधित हो जाता है, संबंधों का जो प्रकार एतस्मिन पश्चात उपबंधित है, तब वह तथ्य उस तथ्य का सुसंगत तथ्य कहलाता है। यानी सुसंगत तथ्य इनफैक्ट साक्ष्य है, क्योंकि फैक्ट इन डिस्प्यूट उसे साबित होना है। फैक्ट इन डिस्प्यूट को साबित होना है, उसके साबित होने से ही प्रश्नगत विवाद या कार्यवाही में जिस अधिकार दायित्व योग्यता अथवा निर्योग्यता को का अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृति अथवा विस्तार ये निर्धारित होना है। ठीक है, वो फैक्ट इन डिस्प्यूट के साबित होने पर ही होगा। और फैक्ट इन डिस्प्यूट को साबित करने की जो क्षमता रखता है वह सुसंगत तथ्य है। यदि कोई तथ्य विवादित तथ्यों से संबंधों के उस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, संबंधों का जो प्रकार एतस्मिन पश्चात उपबंधित है, इसके बाद वर्णित है, तो वह तथ्य उस तथ्य का सुसंगत तथ्य कहलाता है। यानी तथ्यों की सुसंगति यह संबंधों पर निर्भर है। ठीक
ठीक है, अगर कोई तथ्य उस प्रकार से संबंधित होगा विवादित तथ्यों से जो प्रकार एतस्मिन् पश्चात वर्णित है। तथ्य क्या है? पीछे पढ़ा है, वस्तु वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, या कोई मानसिक दशा। आपकी मानसिक दशा विवादित तथ्यों से इस प्रकार संसक्त हो गई है, संसक्ति का जो प्रकार एतस्मिन् पश्चात उपबंधित है, अब आपकी मानसिक दशा सुसंगत हो गई है। आप गुस्से में रहते हैं तो रहें, आप लोगों को मार डालने का आशय रखते हैं तो रखें, लेकिन अमुक व्यक्ति को मार डालते समय अमुक व्यक्ति को मार डालने का आशय यह आप में था, यह सुसंगत है। आप सामान्य तौर पर गुस्से में रहते हैं, आप सामान्य तौर पर एक क्रूर व्यक्ति हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विवादित तथ्यों का उत्पन्न होना जिस समय कहा जाता है, उस समय आप क्रूरता की उसी मानसिक दशा में थे, यह सुसंगत हो सकता है। ठीक है, एतस्मिन् पश्चात उपबंधित जो उपबंध है उनके कारण से, क्योंकि धारा 14, ठीक है, पुराने एविडेंस की तो धारा 14 थी, इसमें भी वैसी ही कोई धारा होगी जो क्या कहता है, शरीर या मन की कोई दशा, शरीर की दशा, मन की दशा, या तो शरीर की कोई दशा या मन की कोई दशा, यथा, उदाहरण देता है यथा, यानी यथा माने जैसे, वैमनस्य, सद्भाव, आशय, लापरवाही, ये तो क्रूरता भी मन की दशा है, शरीर या मन की कोई दशा, ठीक है, जो विवादित तथ्यों के उत्पन्न किए जाने के समय थी वह सुसंगत है। ठीक है, तो प्रश्नगत कार्य को किए जाने के समय आपकी जो मानसिक दशा थी वह एतस्मिन् पश्चात उपबंधित संबंधों का जो प्रकार है उस एक प्रकार से विवादित तथ्यों से चूंकि संबंधित हो गई, इसलिए आपकी मानसिक दशा सुसंगत हो गई। ठीक है, तथ्यों की सुसंगति ये काहे पर निर्भर है? तथ्यों की सुसंगति संबंध पर निर्भर करती है, और वह संबंध एतस्मिन् पश्चात जो उपबंधित उपबंध हैं उनमें से किसी एक में वर्णित होनी चाहिए, तभी वह सुसंगत है, अन्यथा नहीं है। कचेरी में शब्द का इतना दुरुपयोग होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आएंगे, सुसंगत है, रिलीवेंट है, सुसंगत तो ना मालूम ही नहीं है कि रिलीवेंट और सुसंगत एक ही बात है, यह भी नहीं मालूम है। ठीक है, रिलीवेंट सुन रखा है तो किसी को भी रिलीवेंट कहना शुरू कर दें, कुछ भी रिलीवेंट है, और यह तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है कि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य को ही परिस्थितियों का साक्ष्य कहा जाता है, क्योंकि जो तथ्य सुसंगत है वो स्वयं में एक परिस्थिति है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब हुआ सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य, और सर्कमस्टेंशियल या तो वहां जितने मुकदमे आते हैं उनमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, या डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट यानी विवादित तथ्य स्वयं अस्तित्व में आते हुए किसी ने देख लिया, तो या तो डायरेक्ट एविडेंस होगा या सर्कमस्टेंशियल होगा, और यह भी हो सकता है कि दोनों हो, लेकिन न्यूनतम एक तो होना ही चाहिए, तभी विवादित तथ्य जितने होंगे। तो धारा 3 पुराने अधिनियम में धारा 5 थी, आपको किस बात के लिए अनुमत करती है? या तो आप विवादित तथ्यों का साक्ष्य देंगे या सुसंगत तथ्यों का, और अन्य किसी भी तथ्य का नहीं, मना कर दिया उसने, और बड़ी शक्ति के साथ मना किया। ठीक है, कहता है किसी बात या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित किया गया अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और किन्हीं अन्यों का नहीं, ये और किन्हीं अन्यों का नहीं, ये भी उसने लिखा, यही लिखकर चुप नहीं हुआ, और वहां हम भी खड़े खड़े देखते रहते हैं, और विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों से अन्यथा तथ्यों का साक्ष्य दिया जाता रहता है लगातार। बोलते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बोलते कि हमें हो रही होती जल्दी की ये खत्म करें यार तो हम घर जाएं, और अगर हम बोल दिए तो फैसला तो फिर साहब को करना है,
तो वो मूर्ख शिरोमणि अपनी बात, अपनी मूर्खता प्रदर्शित करने में 2 घंटे और ले लेंगे, और 2 घंटे बाद मानो ये तय भी हो गया कि ये साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, उन्हें मना भी कर दिया गया, तो 2 घंटे तो बर्बाद हो ही गए। इससे बढ़िया लिख जाने दो, ये बवाल तो कटे 15 मिनट और 20 मिनट के अंदर। जब साहब मूल्यांकन करेंगे प्रोबेटिव वैल्यू का, तो ऑटोमेटिकली इसे बाहर कर देंगे, क्योंकि ये तो अग्राह्य है, या तो विवादित तथ्यों का साक्ष्य ग्राह्य होगा या सुसंगत तथ्यों का। ठीक है, इसलिए बोलते नहीं है, खड़े खड़े देखते रहते हैं। कौन से कपड़े पहने थे तुमने उस दिन? अच्छा, फिर कौन सा खाना खाया? अरे इससे क्या मतलब की बात पूछो, विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य, क्योंकि उसने कहा और किसी अन्य का नहीं, यह भी कहा। ठीक है, तीनों बातें कही, विवादित तथ्य का साक्ष्य, सुसंगत तथ्य का साक्ष्य और अन्य किसी का नहीं। तो ये आपका विवादित तथ्य हुए, ये सुसंगत तथ्य हुए, इनकी डेफिनेशंस हुई विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्य की, और इन्हीं का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्य किसी भी तथ्य का नहीं। ये कल भी बात आई और आज भी है, कल की क्लास में आगे बात करेंगे, देखें।